टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा डे 6। 5 दिन में हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। आईईडी कंप्लीट कर ली अपनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट हमारी डन है। सिर्फ हमारा अब ये लास्ट यूनिट बचा है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आपने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है। अगर मैं देखूं तो 80 में से आप अब तक अपने 65 to 70 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो बच्चों, आज ये बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, फटाफट से इसको करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और 6 मार्क्स की हमारी ये यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखती है अपनी रेफरेंस बुक्स के अंदर। एक का नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और दूसरे का नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस चैप्टर से भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है जो आपको समझना होता है, या फिर जो एमसीक्यूज आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि जहाँ पर आपको इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो चलिए, कुछ पेन और अपनी कॉपी साथ में रखिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सामने लिखी हो। वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ नोट भी करने चाहिए। तो बिल्कुल अपने रजिस्टर या अपनी कॉपी, अपना पेन अपने साथ में लेकर ही बैठा करिए। तो चलो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज को अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फॉरेन करेंसी, अपनी करेंसी को छोड़कर बाकी देशों की जितनी भी करेंसी होती है उसे हम फॉरेन करेंसी कहते हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। जैसे कि हम आज इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की करेंसी है रुपी, तो रुपी को छोड़कर जितनी भी अदर करेंसीज हैं वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात कि जब हम एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को जैसे एक्सचेंज करते हैं, 1 किलो आलू 20 रुपए के बराबर है, तो ये एक्सचेंज कर पा रहे हो ना। इसी तरीके से एक कंट्री की करेंसी भी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको अगर $1 परचेज करना है तो उसके बदले में आपको अपने इंडियन रुपी में 80 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो $1 की कीमत हुई 80 रुपीज़, 80 इंडियन रुपीज़। तो इसे हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो देखिए ज़रा, foreign exchange rate refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. In other words, it represents the price of one currency in terms of another currency. Basically क्या है? ये दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसकी प्राइस है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब मैम आपने कहा कि जैसे हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ये खरीद बेच रहे हैं, हर चीज़ की एक मार्केट होती है। तो क्या फॉरेन करेंसी भी जहाँ पर खरीदी बेची जाती है उसकी भी कोई मार्केट होती है? यस, इसकी भी मार्केट होती है और जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So foreign exchange market refers to the market in which the national currencies are traded for one another. जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती हैं, उसे हम यहाँ पर कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो यहाँ पर ये मार्केट सिस्टम जो है वो हमें 3 तरीके के सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि जो $1 है वो 80 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, तो ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है? इसको डिटरमाइन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 सिस्टम होते हैं हमारे पास। पहला सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा सिस्टम है फ्लैक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। बहुत ही इजीली आप नाम से समझ सकते हो। मैंने कहा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो रेट होगा वो फिक्स कर दिया जाता होगा बाय सम अथॉरिटी। ठीक है, अब वो अथॉरिटी कौन हो सकती है? क्या हम और आप इसको फिक्स कर सकते हैं? नहीं, हम और आप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये सोल अथॉरिटी किसके पास होगी कि वो हमारी कंट्री की करेंसी को फिक्स कर सके इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री? तो गवर्नमेंट बचती है हमारी, हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक और हमारी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो करेंसी का रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है बाय सम अथॉरिटी, राइट। बट वहीं पे मैं कह रही हूँ फ्लैक्सिबल, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब बदलता रहता है, एडजस्ट होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। फ्लैक्सिबल है, चेंज होता रहता है। तो चेंज किस हिसाब से होता होगा? जैसी मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती होगी उसकी, उस हिसाब से। इसका मतलब फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर यहाँ पर हमारी जो करेंसी के रेट्स हैं वो अप डाउन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। अब बात आती है तीसरे वाले सिस्टम की, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग यानी कि यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट भी है, और फ्लोटिंग यानी कि यहाँ पर चीज़ें बदल भी रही हैं। इसका मतलब ये तीसरा सिस्टम होगा हाइब्रिड ऑफ फ्लैक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है,
बैकग्राउंड सेट हो गया टॉपिक का। अब देखिए जरा, इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ऐसा सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट फिक्स करती है जहां पर रेट, एंड सच अ रेट डजंट वैरी विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। और ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ चेंज नहीं होते हैं, एंड ओनली द गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसको चेंज कर सकती है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? टू अचीव द स्टेबिलिटी, क्योंकि कई बार हमें स्टेबिलिटी चाहिए इन एक्सचेंज रेट्स के अंदर, तो हम इसका यूज करते हैं। एंड द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय द करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर। अब सिंपल सी बात है, किसी सामान को आप कब खरीदते हो? जब वो मार्केट में सस्ता होता है। ये तो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी हमने पढ़ा, हमारा लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि किसी भी चीज़ को हम तभी ज़्यादा डिमांड करते हैं जब मार्केट में वो चीज़ सस्ती हो। तो गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है। गवर्नमेंट कब खरीद रही है फॉरेन एक्सचेंज को? जब वो एक्सचेंज रेट वीकर होता है मार्केट के अंदर। बट वहीं पर हम बेचना कब शुरू करेंगे? जब हमारे सामान की कीमत मार्केट में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी को बेचा कब जाएगा? जब एक्सचेंज रेट हमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिखेगा। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन द रिजर्व। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को अपने पास कुछ रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड भी ध्यान रखना होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अदर करेंसी। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि $1 80 रुपीज के बराबर है, तो ये हमने टाइड अप किया और इसको बोलते हैं हम पेगिंग। ठीक है। एंड when the value of currency is fixed in terms of another currency or in terms of gold, हम गोल्ड की टर्म्स से भी अपनी करेंसी रेट्स को डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। It refers to system in which the exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. Market forces के according आप यहाँ पर इसको determine कर रहे हो। It is also known as the market exchange rate because it varies with the demand and supply of foreign currency. There is no government intervention, कोई government intervention नहीं है यहाँ पे। Well organized exchange market है हमारे पास floating exchange rate system की। नेक्स्ट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब मैनेज फ्लोटिंग के अंदर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये। सो इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सप्लाई, market forces of demand and supply of foreign exchange, and the central bank influences the exchange rate. और यहाँ पर जब भी आप चीज़ों को गलत कर रहे होगे तब उसका इंटरवेंशन होगा, सेंट्रल बैंक आएगा और चीज़ों को ठीक करेगा। So the central bank tries to influence the exchange rate by entering the market as bulk buyer or seller when the central bank finds the floating rate too high, क्योंकि जब उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा रेट हाई चल रहा है, it starts selling the foreign exchange from its reserve, तो वो क्या करेगा? उसको बेचना शुरू कर देगा to bring down the foreign exchange rate, ताकि रेट अपने आप ही मैनेज हो जाए। When the central bank finds the floating rate too low, लेकिन जब उसे लग रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा लो है, तो it will start buying the फॉरेन एक्सचेंज टू रेज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ताकि जो रेट है वो फिर से अप हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट चल रहा है और इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इट इज द हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैंने अभी आपको बता दिया था कि ये हाइब्रिड होता है उन दोनों का ही। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज? सोर्सेज मतलब कहाँ से आ रही है आपके पास ये फॉरेन एक्सचेंज। सोर्सेज ऑफ डिमांड क्या है और सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या है। जब भी मैं बात करूंगी डिमांड की, तो डिमांड विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि आपको क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आप कहीं ना कुछ उस फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कंट्री में से वो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रही है? बाहर जा रही है, यानी कि आउटफ्लो है। अब कुछ सोचो कि आपकी कंट्री से क्यों बाहर जा रहा है पैसा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ये हमारा सोर्स है। उसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि हम अब्रॉड में कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं। हो सकता है कि जो इंडिया के पेरेंट्स हैं उनके बच्चे रह रहे होंगे अब्रॉड में, पढ़ने लिखने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर वो कुछ पैसा भेज रहे हैं। तो यहाँ पर इन रेमिटेंसेस को आप कह सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होती हैं हमारी, इन्हें आप कह सकते हो कि ये भी आउटफ्लो का एक रीज़न है। फैक्टर पेमेंट हम लोग कर रहे हैं अब्रॉड के अंदर, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड जो है वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स दोनों में कर सकते हैं, यानी कि शेयर्स वगैरह में भी कर सकते हैं या कोई फिजिकल एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं। लेंडिंग मनी एंड फॉर मेकिंग द रीपेमेंट टू द फॉरेन कंट्री, उसके अलावा हम मनी लेंड कर रहे हैं या फिर हमने पहले कोई पैसा उधार ले रखा था उसको हम वापस कर रहे हैं। फॉर अंडरटेकिंग द फॉरेन टूर्स, कोई फॉरेन टूर घूमने जा रहे हैं हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वहाँ भी हम पैसा खर्च करेंगे। एंड फॉर दिस स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन के अंदर भी कुछ पैसा हमारा यहाँ पर क्या होता है? आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट, अब सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या हैं?
सप्लाई हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इनफ्लो को, कि अब हमारे पास आ रही है फॉरेन करेंसी, तो जो आपने डिमांड के सोर्सेज पढ़े उसी का अपोजिट, वहां पे इंपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की वजह से पैसा आएगा। हम ट्रांसफर पेमेंट टू अब्रॉड कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसफर पेमेंट हम रिसीव करेंगे फ्रॉम द अब्रॉड। वहाँ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, यहाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। इन्वेस्टमेंट कोई हमारे यहाँ पर आकर कर रहा है, चाहे फाइनेंशियल एसेट्स में है चाहे फिजिकल एसेट्स में है, हम मनी को बोरो कर रहे हैं या फिर रीपेमेंट्स अपनी रिसीव कर रहे हैं कि किसी ने हमसे पैसा उधार ले रखा था, अब वो कंट्रीज हमारा पैसा हमें वापस कर रही हैं। उसके अलावा स्पेकुलेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी स्पेकुलेशन की वजह से समटाइम्स आपके पास सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is depreciation और devaluation of a currency। depreciation और devaluation का मतलब दोनों का सेम है, बट ये दोनों अलग अलग सिस्टम में यूज किए जाते हैं, सिस्टम अलग है दोनों का, है ना। अब डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का मतलब है कि जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि अभी मुझे फिलहाल $1 के बदले में अपने 80 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है, बट अगर इन फ्यूचर मुझे उसी $1 के बदले में 90 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब मेरी मनी की, मेरी इंडियन रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो फॉल हो चुकी है। मुझे उसी चीज को खरीदने के लिए पहले 80 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, अब मुझे उसी चीज को खरीदने के लिए 90 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मेरी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है या जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी वो फॉल हो गई है। तो इसी सिचुएशन को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, राइट। So, depreciation of domestic currency defined as the value in the fall of domestic currency in terms of foreign currency due to the market forces। अब यहाँ पर आ गई है बात मार्केट फोर्सेस की, यहाँ पर बात आ गई है मार्केट फोर्सेस की। तो मार्केट फोर्सेस आपने कहाँ देखे हैं? मार्केट फोर्सेस आपने देखे हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कौन से सिस्टम में चलता है? ये चलता है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। एंड इट टेक प्लेस, यहाँ पे आएगी देखो ये वाली लाइन भी, इट टेक प्लेस इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है। अब मैं यहीं से आपको कुछ चीज़ समझाती हुई चलती हूँ। आप खुद बताइए कि आपने अभी ये चीज़ समझी कि $1 के बदले में पहले 80 रुपये देने पड़ रहे थे, अब वहीं पे देने पड़ रहे हैं 90 रुपये, ठीक है। तो इससे आपकी कंट्री के इम्पोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या आपकी कंट्री की नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको बाहर का सामान 80 से 90 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके लिए जो फॉरेन गुड्स हैं, आपके लिए जो फॉरेन गुड्स हैं वो क्या हो गए? कॉस्टलियर हो गए, महंगे हो गए पहले से। और अगर आपके लिए फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे तो आप इंपोर्ट्स को क्या करना शुरू करेंगे भाई? आपको इंपोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा? आपको इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बाहर का सामान महंगा हो गया है। बट वहीं पे अगर मैं फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अब उन्हें हमारे सामान के लिए कम पैसे देने पड़ रहे, भाई उनकी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई ना हमारी करेंसी के टर्म्स में, तो उनके लिए हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो हो गए उनके लिए चीपर, उनके लिए चीपर है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान खरीदेंगे, तो ऐसे में एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। और एक्सपोर्ट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को। इसका मतलब अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात आपको ये समझ आई कि अगर कभी भी किसी कंट्री की करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से इनकम भी बढ़ जाती है। प्लीज़ नोट इट डाउन। जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझाती हूँ लिखकर, उसको प्लीज़ लिखा करो आप लोग भी, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से समझ में आए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे और इनकम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब डिवैल्यूएशन का मतलब भी आपको सेम ही दिख रहा है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर इस रेट को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है। अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। अब आता है एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन। अब एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। एप्रिसिएशन का मतलब है, अब यहाँ पर $1 की जगह पर अब तक आप कितने पे कर रहे थे? 80 रुपये पे कर रहे थे। मैंने कहा कि अब उसी $1 की जगह पर आपको 70 रुपये खर्च करने हैं।
जो सामान पहले आपको 80 रुपए का मिल रहा था वो 70 का मिल रहा है, फायदा हो गया। इसका मतलब आपकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अब वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। अब आपकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब इससे यहीं पर हम इसका इम्पैक्ट देखते हुए चलते हैं। अब आप कह रहे हो कि आपको कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है उस फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। इसका मतलब अब आपके लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गए, अब आपके लिए फॉरेन गुड्स हो गए चीपर, सस्ते हो गए भाई। अब सस्ते हो गए तो तुम ज़्यादा खरीदना शुरू करोगे, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। बट वहीं पे अब मैं फॉरेनर्स के लिए सोचूं तो उनके लिए तो अब सामान हमारे यहाँ पे खरीदना महंगा पड़ेगा। इसका मतलब हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनके लिए महंगे होंगे, यानी कि अब ये कॉस्टली हो गए। अब ये कॉस्टली हो गए तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, इसका मतलब इनकम का लेवल कम हो जाएगा। तो एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जब हमें कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट देखना हो, तब हम इन वाले एक्सचेंज रेट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के हिसाब से तय किया जाता है, इसका मतलब ये फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में है। वहीं पे जो रीवैल्यूएशन है उसको गवर्नमेंट फिक्स करती है, इसलिए वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलता है। मीनिंग दोनों का सेम है, इम्पैक्ट भी दोनों का सेम है। ठीक है, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई हैं। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपने डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है कि जब भी प्राइस बढ़ती है, आपने ये पढ़ा है कि जब जब प्राइस बढ़ती है तो चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला यहाँ पर हमें, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यही सेम रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि जब भी रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाएगी, जब रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से सप्लाई और प्राइस का भी यहाँ पर सेम रिलेशनशिप है कि जब प्राइस बढ़ती थी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती थी, जब प्राइस कम होती थी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती थी। कैसा रिलेशनशिप होता था, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन होता है कि जब रेट बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, जब रेट कम होगा तो आप सप्लाई कम कर दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। There is an inverse relationship between price of foreign exchange and demand for foreign currency in terms of domestic currency. Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. ठीक है, ये सारा आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं, हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। कैसे एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट समझ रहे हो फिलहाल। क्यों? क्योंकि जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात होती है तो वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही होता है जो आपका डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। तो ये होता है आपका डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, ये है आपका सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गए वही आपका एक्सचेंज रेट है, जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज की जाएगी। तो ये चीज़ आपने 11th में पढ़ी है, बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर ना फॉरेन एक्सचेंज आपको यूज़ करना है या फिर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब यहीं पर इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब देखो, हर कंट्री काम कर रही है, हम अपनी कंट्री के अंदर भी कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और वही ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो कोई भी कंट्री अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो ये जानना चाहती है ना कि हमारी सिचुएशन क्या है। भाई हम कोई बिजनेस भी कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस के अंदर ये जानना चाहते होते हैं ना कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ चेंजेस तो नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं जैसे हमने सोची थी। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम से एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है, और वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बताती है कंट्री के सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज मतलब जहाँ से हो रहा है इनफ्लो
एंड द यूजेस, यूजेस मतलब जहां पे हो रहा है आउटफ्लो किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि ये आपको बताएगी कि वो कौन सी जगह है जहां पर आप फॉरेन एक्सचेंज जहां से कमा रहे हो और वो कौन से सोर्सेज है जहां पर आप उस फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये तो हमें पूरा क्लियर है कि सोर्सेज क्या हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के और डिमांड के। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास होंगी दो साइड्स, वन इज क्रेडिट साइड एंड द अनदर वन इज डेबिट साइड। अब ये हमारी कुछ अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है क्रेडिट और डेबिट, तो एक कॉमर्स का बच्चा तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, बट सभी लोगों को ये चीज़ समझनी है। हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी कर देती हूँ इस चीज़ को कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड हमेशा हमारी इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अगर आपको बीओपी के स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ क्रेडिट साइड में दिख रही है तो इसका मतलब है वो पैसा हमारे पास आया है, वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर वहीं पे आप डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड हमेशा खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो है हमारी आउटफ्लो की साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स द इनफ्लोज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज व्हाइल द डेबिट साइड रिकॉर्ड्स द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक क्या समझा हमने सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार वो जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और 3 नंबर तक में भी, और एमसीक्यूज जो होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से आपके अराइज हो सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए क्रेडिट और डेबिट साइड क्या होती है और क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है उसमें। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक्सपोर्ट्स आप डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि एक्सपोर्ट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को, यानी कि इनफ्लो को, तो एक्सपोर्ट्स हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ कि लेंडिंग ऑफ मनी आप किस साइड लिखेंगे, लेंडिंग ऑफ मनी, आप पैसा उधार दे रहे हैं किसी को, आपके पास से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज समझ ली कि बीओपी की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में हम लोग अपने आउटफ्लो को लिखते हैं और क्रेडिट में हम लोग इनफ्लो को लिखते हैं। उसके अलावा हमारे पास बीओपी के अंदर 2 मेन अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कितने अकाउंट्स है, 2, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी भी आप इसे कह सकते हैं। ये रही हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड है, ये उसका नेट इफेक्ट है, यानी कि क्रेडिट माइनस डेबिट। तो अगर आप क्रेडिट साइड में देखें तो देखो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखा हुआ है, जहां पे सबसे पहले आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, अब समझते हुए चलते हैं। करंट अकाउंट के अंदर 3 चीजें आती हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उस कंपोनेंट्स में 3 चीजें आएंगी, क्या क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसीट्स। ये मैंने क्रेडिट साइड के लिए लिखा है कि अगर हम करंट अकाउंट को क्रेडिट साइड से देख रहे हैं तो वहां पर आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल रिसीट्स। अब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ओवरऑल अगर करंट अकाउंट डिस्क्राइब करूं तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो 3 चीजों को रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को तो आप जानते हैं, और यहाँ पर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या है। अब ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि वन साइडेड ट्रांसफर्स, जिसको आप ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं, कि हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है पैसा या हमने सिर्फ रिसीव किया है पैसा, बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी हमारे करंट अकाउंट का पार्ट होता है। ये 3 चीजें इसमें आती हैं। तो ये तो हमारे सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो वहां आ जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल पेमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको दिख रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को आप विजिबल ट्रेड कहेंगे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को आप इनविजिबल ट्रेड कहेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो, कोई टफ चीज नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ आ रही है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमने करंट अकाउंट में डाल दी। अब सेकंड अकाउंट जो हमारा स्टार्ट हुआ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजिंग फ्रॉम द चेंजेस इन foreign exchange assets and liabilities of the economy with respect to the rest of the world। यानी कि ऐसे सारी चीजें, ऐसे ट्रांजेक्शन या ऐसे इनफ्लो या आउटफ्लो
जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के एसेट्स और लाइबिलिटीज में अगर चेंजेस आएंगे। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स मान के चलो आप ऐसी चीज है जो इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देने वाली है, और यानी कि लंबे समय तक जो हमें बेनिफिट देगी। वहीं पे लाइबिलिटीज एक तरीके से हमारी जिम्मेदारी होती है, आप कह सकते हो एसेट हमारा अधिकार है तो वहीं पे लाइबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी इनमें चेंजेस होते हैं तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। अब मैं क्रेडिट साइड की बात करूँ तो क्रेडिट साइड में आती है हमारी एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे कि इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटी हो रहा है एंड लोन रिकवरीज हो रही हैं अब्रॉड से, ठीक है। और अगर आपके फॉरेन एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा तब भी आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में आएंगी। डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है। तो लोन गिवन अब्रॉड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट मेड टू अब्रॉड हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं या आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, आप थोड़ा सा डिटेल में फिर से देख लो। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है, हमारा मर्केंडाइज और ट्रेड इन गुड्स, जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। इनविजिबल ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे कि फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम यहाँ पर सारी आ जाती हैं आपकी। सर्विसेज के अंदर हम लोग टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस ये सब लेते हैं। ट्रांसफर और यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर, ये वाला नाम भी आपको पता होना चाहिए, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। इसके अंदर आपके सारे रिसीट्स और पेमेंट्स हैं बिटवीन द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, जिसके बदले में आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए आप जरा, करंट अकाउंट आपको दिख रहा है। करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स हो गए, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। इधर ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। ट्रांसफर इनकम के अंदर आपके गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज और ग्रांट्स, ठीक है। अब यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट हम समझते हुए चलेंगे कि करंट अकाउंट के अंदर भी एक और अकाउंट एग्जिस्ट करता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है। मैंने कहा कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर भी है। बार बार समझिए इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जब हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की। लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन की, जब मैं कह रही हूँ कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जहां पर हम सिर्फ बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, तो आप ये कह सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ये पता होना चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यही आ चुका है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको इसके अंदर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज एंटर्ड एज अ क्रेडिट आइटम इन बीओटी, वेयर एज इंपोर्ट ऑफ गुड इज एंटर्ड इन द डेबिट साइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस। अब यहाँ पर आती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी कि इंपोर्ट भी कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपकी कंट्री के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन है या नहीं। एक्सपोर्ट्स का बढ़ना अच्छी सिचुएशन है या इंपोर्ट का? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का बढ़ना। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कंट्री की इनकम बढ़ रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है कि बीओटी बैलेंस्ड कब होगा, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाएंगे। ये तो हमें पता है, बट बीओटी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बीओटी या सरप्लस बीओटी या ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है, ये तीनों नाम ध्यान रखना। पॉजिटिव बीओटी, सरप्लस बीओटी या ट्रेड सरप्लस, जब कंट्री के एक्सपोर्ट कंट्री के इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे, यानी कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। ये नेगेटिव कब होगा, जब कंट्री के एक्सपोर्ट्स कंट्री के इंपोर्ट से कम होंगे। ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज थी। बैलेंस, अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे निकाला जाता है? इट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट में से जब आप डेबिट आइटम्स माइनस कर दोगे सारी करंट अकाउंट की, तो उसको आप कहोगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर आपको सरप्लस भी दिख सकता है और यहाँ पर डेफिसिट भी दिख सकता है। तो इक्वालिटी तो तब आएगी जब सारी रिसीट्स सारी पेमेंट्स के बराबर होंगी, बट अगर आपकी पेमेंट साइड ज़्यादा दिख रही है और रिसीट साइड कम दिख रही है तो आप कह सकते हो कि आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है। बट वहीं पे अगर आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँ कि क्रेडिट साइड बढ़ती हुई दिख रही है, डेबिट साइड घटती हुई दिख रही है, तो वहाँ पर आप सरप्लस में होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इनफ्लोज ज़्यादा है, नेट इनफ्लो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सरप्लस है, नेट इनफ्लो अगर नेगेटिव आ रहा है तो डेफिसिट है। ठीक है, ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिम्बॉलिकली भी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं आप कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है बोरोइंग या लेंडिंग।
बोरोइंग जहां पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, लेंडिंग डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है क्योंकि वो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एक्सेट्रा एंड लोन रीपेमेंट बाय द फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। यानी कि जब जब आपको दिखे कि आपके पास पैसा आ रहा है वो आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, इंडिविजुअल्स हो, गवर्नमेंट हो, या रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। सेकेंड कॉम्पोनेंट है इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट टू फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो है। वहीं पे अगर कोई आपके यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट सच एज इट डजंट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट टू द परचेजर। जैसे कि हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर कंपनीज में जाकर शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो हमें वहां पर सिर्फ उतने तक का अधिकार मिलता है जितने तक की हमारी इन्वेस्टमेंट है, आपको वहां पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिल रहा होता। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम सभी जानते हैं कि जब आप किसी एसेट में परचेज कर रहे हो, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, आप लोग कोई लैंड खरीद रहे हो वहां जाके, तो वो आपका एफडीआई में काउंट होता है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यहाँ पर इसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी एक तरीके से हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल बैंक के पास होता है। द विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व लीड टू द डिक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट। तो अगर आपका रिजर्व में से विड्रॉल हो रहा है तो उससे आपका फाइनेंशियल एसेट्स कम होंगे और उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। बट वहीं पे अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने कुछ एडिशन किया है तो एडिशन का मतलब है कि फॉरेन एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे और वो आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये रहा पूरा आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ये दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंट, चेंज हो रहे हैं रिजर्व्स, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके एग्जांपल्स भी हैं, सब कुछ है। तो ये बहुत अच्छा आपके पास एक फ्लो चार्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी सरप्लस में भी हो सकता है और डेफिसिट में भी, और इक्वल भी हो सकता है। तो नेगेटिव बैलेंस ऑब्वियसली तब आएगा जब आपको आपकी डेबिट साइड कम दिख रही होगी, जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी। और सरप्लस में आप कब होंगे? जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट मीन्स द वैल्यू ऑफ क्रेडिट और इनफ्लोज इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इन द इकोनॉमी एंड दिस इज अनफेवरेबल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि नॉर्मली हमने देखा कि जहाँ पर भी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पर मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का तो वो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि आप इसके कंपोनेंट्स को समझो। आप कह रहे हो कि बोरोइंग्स को आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, आप कहीं से पैसा उधार ले रहे हो, इसलिए आपको क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो क्या ये सही है? नहीं सही है ना। तो इसीलिए ये बोला गया कि अगर कभी कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव आता है तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपके एसेट्स कम हो रहे हैं इसलिए आपने उसको क्रेडिट साइड में लिखा है, या आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं इसलिए आपने उसको क्रेडिट साइड में लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव बैलेंस अनफेवरेबल है। वहीं पे इसका अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आप कहोगे कि या तो एसेट्स बड़े हैं तो आपने डेबिट साइड में लिखा था, या आपकी लाइबिलिटीज कम है इसलिए आपने डेबिट साइड में लिखा था, तो वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसका मतलब है कि आपकी क्रेडिट कम थी आपके डेबिट से, बट ये फेवरेबल पोजीशन होती है हमारे लिए। अब इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बिटवीन द ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो किसी इकोनॉमिक मोटिव की वजह से हो रही है। मतलब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन मतलब जो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है हमारी, जिसमें हमारा मकसद प्रॉफिट कमाने का है, वॉलंटरली है, इंडिपेंडेंट है दूसरी ट्रांजैक्शन से। बट वहीं पे अकोमोडेटिंग का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं जो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा बीओपी हमेशा इक्वल करना होता है। बीओपी बनता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बेसिस पर। तो क्योंकि हमें इसे इक्वल करना होता है, इसके डेबिट को क्रेडिट के बराबर करना होता है, बट आप देख रहे हो कि कभी कभी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आते, तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए हम कुछ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं लेकिन ये सिर्फ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं। इन्हें अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं, इसे बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस और डेफिसिट कब कहते हैं, ये आपको पता है कि जो ऑटोनॉमस पेमेंट अगर ऑटोनॉमस रिसीट से ज़्यादा होंगी तो आप डेफिसिट में होगे, वहीं पे अगर ऑटोनॉमस पेमेंट ऑटोनॉमस रिसीट से कम होंगी तो आप सरप्लस में होगे। बट यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो ओवरऑल डेफिसिट और सरप्लस है बीओपी का, वो अकोमोडेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर
जो अकोमोडेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस को अराइज करता है, जिसकी वजह से आप अपने डेफिसिट सरप्लस को रिमूव करते हो जो आपके बीओपी के अंदर है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आपकी करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती हैं, बट वहीं पे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पर बोरोइंग्स, लेंडिंग, ये सब चीजें इसका एग्जाम्पल है। लास्ट टॉपिक हमारा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस है जो सेंट्रल बैंक करता है दैट कॉज अ चेंज इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं, एंड सच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस व्हेन कंट्री विड्रॉज फ्रॉम इट्स स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू फाइनेंस द डेफिसिट इन द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आपको पता है, समझ चुके हो बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरी तरीके से, कि कभी कभी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट आ रहे होते हैं, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए कभी कभी हमें अपने कंट्री का जो रिजर्व होता है उसको विड्रॉ करना होता है फ्रॉम दी आरबीआई। ठीक है, सो अ कंट्री विद सरप्लस इन इट्स ओवरऑल बीओपी लीड्स टू राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और कभी आपको अगर सरप्लस दिख रहा है बीओपी के अंदर, तो दैट विल इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपका जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है उनको अराइज करता है। सो आई होप कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रेयर होगा कि आपसे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो चीज़ें मैंने आपको बीच बीच में समझाई हैं, अगर आपने उसको ढंग से समझा होगा तो बहुत इजीली आप इसके जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो एमसीक्यू में आ रहा है, रीजन असर्शन में आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड में है, या जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे 3 और 4 मार्क्स में, वो वाले क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करिएगा। आईईडी की तरह नहीं है कि जस्ट आपने उसको लर्न करना है, यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी यूनिट है उनको बहुत ही अच्छे से समझना है। सो इसी के साथ हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हुई ख़त्म, और हमने अपने पूरे चैप्टर्स जो हैं, जितने भी हमारे पास दोनों बुक्स हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ हमारे रह गए हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस, जिसको हम आज ही कंप्लीट करने वाले हैं। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ।